नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से आप लोगों के समक्ष आज के संध्या में गांव, शहर और राजनीति एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम अलग-अलग विषयों को लेकर चर्चा करते हैं, गांव की, शहर की, राजनीति समस्याओं को लेकर। जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने दीनहीन बच्चों पर भी एपिसोड चलाया था, जिसमें हमारे अतिथि थे हमारे सिड्डू से हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा जी। और रोज की तरह हमारे जो इस एपिसोड से जुड़ते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, स्वयंसेवी भारतीय मानव अधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री रमेश कुमार जी। और इस बार जुड़े हैं अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग के सचिव श्री राजेंद्र कुमार जी। आज का विषय है हमारा कि जब दिव्यांगों का पेंशन 40% और 100 के आधार पर दिया जाता है, मतलब आपको अगर 40% है तो कम होगा और अगर 100 होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन जब सरकारी विभाग में अगर नौकरी लगना है तो 40 और 100 का जो है के आधार पर नहीं, वहां पर अंक दोनों को बराबर दिए जाते हैं। अगर इस प्रकार का भेदभाव है तो फिर पेंशन में फिर क्यों इस प्रकार का जो है रखा है। तो पिछले 1-2 दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया में किसी बिटिया का मैंने एक पोस्ट पढ़ा। बिटिया है कुंती देवी, ये है पिता स्वर्गीय उदासीन और माता स्वर्गीय साहिल देवी, और भाई ये विकलांग है और खुद भी ये जो है दिव्यांग है, और माता पिता है नहीं है और अनाथ है। तो इन्होंने एक पोस्ट डाला था, पोस्ट में लिखा था, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि दिव्यांग के नाम पर कोई भी जॉब ना निकाले। देखिए, कोई भी नौकरी दिव्यांग के ऊपर ना निकाले। इन्होंने एक पोस्ट डाली है, सरकार से गुजारिश की है, क्योंकि दिव्यांग व अनाथ के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। दिव्यांग और अनाथ के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। दिव्यांगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा जा रहा है। और ये ठेस कैसे पहुंचाया जा रहा है? अभी मल्टीटास्क का जो भर्ती हो गया, छितकुल के हमारे जो बिटिया है, छितकुल से है, रक्षम से है, और रक्षम की बिटिया है। तो इन्होंने ये पोस्ट डाला था, बिटिया है कुंती देवी। पहले ये समझना है, बिटिया का जो है वो विकलांग है, दिव्यांग जिसे अब नया नाम दिया है, नाम विकलांग बोलो दिव्यांग बोलो, लेकिन जो है उस प्रकार से प्रोत्साहन सरकार की ओर से नहीं है। इनका 75% के करीब जो है परसेंटेज है, और अनाथ भी है। लेकिन जो मल्टीटास्क भर्ती में इनके जगह दूसरी ओर लग गए हैं, तो कारण क्या क्या इसके विषय हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इन्होंने गुजारिश किया है कि दिव्यांग हो चाहे अनाथ हो, तो किसी भी प्रकार का जो है इनके लिए कोई जॉब ना निकाले, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस पेज को जब भी आप जुड़ते हैं तो पहले शेयर करें। हो सकता है इस बिटिया की आवाज हमारे माननीय अब वर्तमान के जो जनजातीय के महामहिम राष्ट्रपति भी जो है अभी वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति महिला जनजातीय क्षेत्र से है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये आवाज वहां तक जाए और सरकार तक भी जाए, क्यों 40 और 100% का जो है जो दिव्यांगों को जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस आधार पर क्यों नौकरी में भेदभाव है। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप इस एपिसोड को सबसे पहले तो जो है शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं कुंती देवी जी, शायद हमारे एपिसोड को देख रहे हैं। आपकी और भी कोई भी यहाँ पर टॉपिक रहती है, कोई भी हमसे छूट जाता तो यहाँ पर आप रखें। ये हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी राजनीतिक दलों को, किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, किसी ग्राम पंचायत के प्रधान या अन्य को। हमारा मकसद है दिव्यांगों को जो परसेंटेज मिलता है पेंशन में अलग है, तो नौकरी में क्यों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर राजेंद्र जी को बुलाता हूँ। राजेंद्र जी,
जो विकलांगों के, जो दिव्यांगों के सचिव भी है और अनुसूचित जनजाति पैरा स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश के भी अध्यक्ष है। और इन तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची तो किस प्रकार का, क्या क्या इसमें कमियां हैं और क्या सरकार की कमियां रही है, क्या सिलेक्शन कमेटियों की कमियां रही है, जहाँ जब पैरा स्पोर्ट्स के वहां पर मल्टीटास्क जब भर्ती हो रही थी तो क्या वहां पर एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय ने बारीकी से हर चीजों को देखा कि इसको भी समझना है, क्योंकि यहाँ पर अनाथ भी है, अनाथ है, और दूसरा इनके पास जो सर्टिफिकेट है अनाथ के साथ साथ दिव्यांग का सर्टिफिकेट है। फिर इन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइड से, फिर इन्होंने जो है +2 भी किया है, फिर ये वार्ड के अंदर भी आते हैं, फिर और गांव के नजदीकी उसमें भी आते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट इनके पास है, तो फिर कैसे इनके हाथों से नौकरी छूटा। तो चलिए राजेंद्र जी को मिलते हैं। राजेंद्र सर, आपको नमस्कार हमारे किन्नौर अब तक पेज में। आपका माइक ऑफ है। राजेंद्र सर जी, शायद आपको, आप तक यह कुंती बहना का जो बात है आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर वो अनाथ भी है और यहाँ पर वो दिव्यांग भी है, यहाँ पर उनके पास 75% का जो है परसेंटेज भी है और डिप्लोमा होल्डर भी है, बहुत सारे इनके पास है और एरिया होल्डर में भी आते हैं। फिर किन कारणों से क्या ऐसा क्या स्थिति आ गई कि इनको जो है बाहर कर दिया है, और बाहर कर दिया तो क्या ये आप तक ये बात पहुंची, बात पहुंचने पर क्या आपने जांच पड़ताल की और ये जांच पड़ताल कहाँ कहाँ तक गई, आप यहाँ पर बताएं। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस तरह से PTMTW पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली थी 24 मई 2022 को लास्ट नोटिफिकेशन, उसमें ये था कि 2-3 बार उसमें संशोधित हुआ था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह से काफी दिव्यांगों को लेके काफी मुख्य सचिव द्वारा से भी बात की थी, कार्मिक विभाग से भी बात की थी, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से भी बात होने के बावजूद इन्होंने 24 मई 2022 को हमारे मुख्य सचिव जो है बलवीर जी, उनके द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी। तो इसमें ये दर्शाया गया था कि मतलब जो भी है, चाहे दिव्यांग है, चाहे क्या कहते हैं अनाथ है और एकल नारी है, उन सबको जो अलग अलग से नंबर दिया जाता है उन सबको इंक्लूड किया था, मतलब इक्वल नंबर दिया था। चाहे आप दिव्यांग है, जिस तरह से आप घर का वार्ड होगा या धूरी का 8 नंबर दिया था, वार्ड का 8 नंबर दिया था, और जैसे दिव्यांग है उनको भी 8 नंबर दिया था। और उसमें ये क्लियरिफिकेशन नहीं की थी 40 से जो 100% के दिव्यांग है उनको अलग अलग नंबर दिया जाएगा, उनको इक्वल नंबर दिया जाएगा, इस तरह से ये था। और ST SC BPL है, उसके 3 नंबर उसमें मेंशन किए थे, और अनएम्प्लॉयज है उनके 3 नंबर मतलब मेंशन किए गए थे। इस तरह से टोटल हमारे पास जो एक नंबरों की संख्या रहती है 38 नंबर बना था सर। तो अभी पीछे हाल ही में 13 तारीख को सांगला में कल्पा ब्लॉक का मल्टीटास्क का इंटरव्यू हुआ था, साक्षात हुआ था, जिसमें हमारे SDM महोदय बैठे थे और BEO हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर बैठे थे, और क्या कहते हैं हमारे स्कूल के जो SMC के प्रधान थे छितकुल के, वो बैठे थे। 3 सिलेक्शन कमेटी बैठी थी। तो उसमें सर जो हमारी केटी नेगी है, उन्होंने भी अपना रिज्यूम जमा किया था। उसमें एक क्राइटेरिया बना था कि जैसे 8th पास है तो आपको 8 नंबर देंगे, भले आप ग्रेजुएशन है, चाहे वो उसमें एक मेंशन नहीं किया था, हायर ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं किया था। बाद में इनकी नियुक्ति हो गई 14 या 15 तारीख को। मुझे इसका मतलब जो भी नियुक्ति हुई उस बारे में केटी नेगी से बात हुई हमारी, तो वो बहुत ही दुखी है और बहुत ही मतलब उनको बहुत ही मतलब 100% 75% है एवं वो दिव्यांग प्रमाण पत्र उन
का 75% है, और उनके ब्रदर भी मतलब 40 से ऊपर के दिव्यांग है, और उनके माता पिता नहीं है, वो अपने भाई और भाभी पे आश्रित है। तो इस तरह से बाद में जब मुझे संज्ञान में आया सर, तो मैंने अपने स्तर पे खोजबीन की। जो सिलेक्शन कमेटी थी सांगला में जो बैठे थे, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर, उनका नंबर लेके मैंने उनसे बात की। तो उसमें मैंने पूछा कि ये सब सिस्टम इसमें मतलब क्या है, क्या कमी रही है, उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी रही है। आप एक 75 अपंग थे, उनको आपने सिलेक्शन नहीं किया है। तो उसके बाद मुझे पता लगा जिनकी सिलेक्शन हुई है, जो रेखा देवी या रेखा कुमारी है, उन्हें भी हम जानते नहीं है। तो उन्होंने बताया एक्चुअल में वो भी 40% दिव्यांग मतलब दिव्यांग थी, दिव्यांग प्रमाण पत्र उनके पास भी है। टोटल दोनों का, केटी नेगी और रेखा का, दोनों का 28 नंबर आ गए। जो भी मतलब इंक्लूड होने के बाद 28 नंबर आए सर दोनों के। उसके उपरांत टाई अप होना था, जो सिलेक्शन कमेटी ने मतलब तय किया था। एक उसमें जो हमारी जो 24 मई 2022 को एक अधिसूचना भी निकाली थी हायर एजुकेशन डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने, तो उसमें एक क्या कहते हैं 35,000 का इनकम का भी क्राइटेरिया रखा था। तो उस तरह से लास्ट में इस तरह से हुआ कि दोनों के 28 नंबर आए हैं, और एट लास्ट में उनको बोला था कि आप क्या कहते हैं अपना आय प्रमाण पत्र मतलब सबमिट करो, या उसके आधार पे होगा। तो शायद रेखा देवी ने पहले ही सबमिट किया था अपना, वो बीपीएल में भी थी, 35,000 से जो भी उसका इनकम था वो किया था। और केटी नेगी का क्या कहते हैं कि जो हमारी साथी है, उनका इनकम प्रमाण पत्र वहाँ पे सबमिट नहीं हो पाया था, पहले नहीं बन पाया था। तो उसी आधार पे रेखा देवी को प्राथमिकता दी गई कि वो 40% की दिव्यांगता थी, उसी आधार पे उनकी नियुक्ति हुई है। यहाँ तक मैंने इतनी जांच। जी राजेंद्र सर, अगर आप सिलेक्शन कमेटी में होते तो पहली प्राथमिकता आप अपनी ओर से, प्रशासन को छोड़ दो, आप किसी का वो भी नहीं देखना है आपने यहाँ पर कौन है, आप अपनी ओर से किसको प्राथमिकता देते? सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट का जो नोटिफिकेशन हो बाद में है, उससे पहले का आप किसको क्राइट देते आप? जी जी, हमारे लिए तो सब मतलब क्या कहते हैं, जितने भी हमारे हिमाचल में चाहे हिंदुस्तान में है, जितने भी दिव्यांग भाई बहन है, वो हमारे लिए इक्वल है। कोई हमारा अजीज नहीं है, कोई हमारा खास नहीं है। हम इसमें एक तो मैं पारदर्शिता बरतना। आपको एक चीज यही बता रहा हूं, तो अगर इक्वल है तो क्या फिर इसी प्रकार का इक्वल देखते रहेंगे? इस प्रकार से तो इक्वल देखने पर ही तो आपका 75% और 40% वाले में नुकसान किसका हुआ? नुकसान दिव्यांग वर्ग का ही हुआ सर। इसमें मैं एक ये चीज दिव्यांग बताना वर्ग चाहूँ। में परसेंटेज का भी आप ये भी तो देखिए, अनाथ भी है। दो प्रकार के, आपने एकल नारी भी कहा, अभी भाई है वो एक हिसाब से एकल नारी है, अनाथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आपको इस मैं पे सर, सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आप उस कमेटी सिलेक्शन में होते तो आपका सबसे पहले मत किसको होता? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। आपके लिए दिव्यांग बराबर है, दिव्यांग बराबर होने से 75% वाली अनाथ वाली तो बाहर रहेगी ना। जी जी, सबसे पहले हम आपको ये उसी को देखेंगे जिसको ज्यादा जरूरत है सर। जो मतलब जिसको ज्यादा जरूरत है, जो अपने ऊपर मतलब जो किसी और माँ बाप नहीं है, माँ बाप नहीं है, भाई के आश्रय में, भाई भी विकलांग है। जी जी जी। आपको तो ये हम चीज भी सबसे पता है, पहले, माँ बाप भी नहीं है, भाई भी विकलांग है। जी जी जी, आपको तो सिर्फ इतना हम, सा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप उस सिलेक्शन कमेटी में हो तो आप सबसे पहला किसको क्राइटेरिया देखते, किसको आप देखते हैं? अनाथ है, एकल नारी है, और दिव्यांग है, और 75% ज्यादा है, और एजुकेशन में, डिप्लोमा में, हर चीज में सबसे आगे, और जो भी रूल फॉलो करते हैं, वार से संबंधित सभी चीजों में वो जो है एक उनका दायित्व बनता है। लेकिन आप किसको देते हैं? आप प्रशासन की ओर मत जाए, वो कानून के नियम के अनुसार आप किसको देखते हैं? आप एक ये मेरा आप मेरा एक आप अपना व्यक्ति विचार में बताऊंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जो अगर मैं उसमें सिलेक्शन कमेटी में होता,
जिसको जरूरत है मैं अपना पारदर्शिता करके सबसे पहले सिलेक्शन उन्हीं को करता सर। जरूर। तो आज के टाइम में नौकरी सबको है। आपने कहा कि एकल नारी, दिव्यांग और काफी चीजें गुना, यहाँ पर अनाथ है, एकल नारी है, दिव्यांग है ना। जी जी। तो ये चीजें, तो चलिए हम अन्य अतिथियों से मिलते हैं। और सर इसमें मैं एक और बात बताऊंगा, जिस तरह से आपने आज ये रखा था कि मतलब 40 दिव्यांगों को मतलब जी जी 40 से जो पेंशन पेंशन मिलता है सर, जी पेंशन उसमें परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको भी, जो क्या कहते हैं, जो सरकारी नौकरी में आरक्षण है सर 4% का, तो इसमें सर जब क्या कहते हैं क्लास 4 की जो नौकरी नियुक्ति होती है, नौकरी मिलती है सरकार की ओर से, उसमें भी नंबरिंग सिस्टम है सर। उसमें भी नंबरिंग सिस्टम है, जैसे 40 से 59 अगर आप दिव्यांग है तो उनको 2 नंबर दिया जाएगा, और 59 60 से 79 या 80 तक है उनको 4 नंबर दिए जाएंगे, और 80 से लेके 100 तक को उनको 100 नंबर दिए जाएंगे। परंतु शिक्षा विभाग ने जब ये अपना जो पॉलिसी बना रहा था, PTMTW की जब पॉलिसी बनाया, इन्होंने इस तरह से ये मेंशन नहीं किया सर। सबसे बड़े दुख की बात है कि शिक्षा विभाग की कमी रही, क्योंकि दिव्यांगों को जो नंबरिंग था नौकरी में भी उसको भी इंक्लूड करना चाहिए था। और सीधी सीधी बात है, जो आप भर्ती निकाल रहे हैं 8000 मल्टीटास्क की भर्ती निकाल रहे हैं, हमारा जो RPWD एक्ट क्या बोलता है सर, 4% का मतलब नौकरी मिलनी चाहिए दिव्यांगों को, आरक्षण जिसको हम बोलते हैं कि आरक्षण है, 4% का आरक्षण है। तो वो आरक्षण जो 8000 की जो भर्ती, जो 8000 की भर्ती निकाली है दिव्यांगों के लिए, ये सब चीज क्राइटेरिया नहीं रख के आप सीधे सीधे 4% आरक्षण देना चाहिए। 8000 का मतलब 4% सर। आप अनुमान लगाइए तो आज हमारे दिव्यांग शिक्षा विभाग में कितने नौकरी करते, कितने दिव्यांग भाई बहन मिलते सर। ये शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि दिव्यांगों को नौकरी मिले, और सीधा सीधा नुकसान दिव्यांगों का हुआ सर इसमें। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। जी सर। बाकी हमारे वीरेंद्र सर, आर्थिक। आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। माइक ऑफ है सर शायद। जी नमस्कार जी। महोदय जी, विषय आप समझ गए होंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि 4% दिव्यांगों को जो है मिलता नहीं है, और यहाँ पर जो रक्षम गांव है हमारा, दूर दराज के गांव में टाई अप हुआ है दो में, जिसमें एक का 40% है, एक का 75% है, और जो 75% वाले अनाथ है और एक कल नारी है, और जो भाई जिसके सानिध्य में रहते हैं भाई भी विकलांग है, तो ऐसे में जो है वो दरकिनार कर दिए गए। जी आपका धन्यवाद। और थोड़ा मैं इस बहस को व्यापक बनाने की इजाजत चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी बहस इस बात पर केंद्रित हो गई कि किसी की डिसेबिलिटी, दिव्यांगता ज्यादा थी, किसी की कम थी, तो किसको जो है नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन राजेंद्र जी ने जहां बात छोड़ी वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि जी 4% जो हमारा जो RPW एक्ट है 1995 का, और 2016 में फिर उसको रिव्यू किया था और आगे बढ़ाया था, तो आज हमारे देश के अंदर 4% दिव्यांगों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से 8000 पोस्टें हैं, तो उसका मतलब समझ लीजिए आप 320 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पहली बात तो यही होगी, क्या 320 लोगों को रोजगार मिल रहा है इस अधिसूचना के अनुसार। दूसरी बात यह है जिसको आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरा सरकारी क्षेत्र सिकुड़ रहा है। बहस जो है ये होनी चाहिए थी कि हर दिव्यांग को नौकरी मिले, उनका पूरा एक प्रॉपर सर्वे हो, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो विभाग है और उसके अंतर्गत जो जिला में वेलफेयर ऑफिस चलते हैं, वो पूरा आंकड़ा इकट्ठा करे देश और प्रदेश का, और कितने दिव्यांग हैं, और उस जनसंख्या के आधार पर उनको कैसे जो है मुख्य धारा में समाहित किया जा सकता है, रोजगार के दायरे में लाया जा सकता है, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, वो बात थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है असल में, थोड़ा इसको समझना नेगी साहब। सरकारी क्षेत्र सिकुड़ रहा है। आप देख रहे हैं सरकारी क्षेत्र में अब नियुक्तियां क्या हो रही है, ठेका प्रथा के आधार पर हो रही है। सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां जो है ठेका प्रथा के साथ साथ
आउटसोर्स पर हो रही हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स रखे जा रहे हैं, टेम्परेरी वर्कर्स रखे जा रहे हैं, कैजुअल वर्कर रखे जा रहे हैं, स्कीम के रूप में वर्कर्स रखे जा रहे हैं। तो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं नहीं साहब आप? जी सर, जी जी। सुन पा रहे हैं ना? तो अभी वर्कर्स जो है रेगुलर ना रख के पार्ट टाइम पर रखे जा रहे हैं, टेम्परेरी रखे जा रहे हैं, कैजुअल रखे जा रहे हैं, आउटसोर्स रखे जा रहे हैं, ठेके पे रखे जा रहे हैं, स्कीम वर्कर्स के रूप में रखे जा रहे हैं। और ये जितने लोग रखे जा रहे हैं, आपको मालूम ही होगा कि इसमें कहीं जो है रिजर्वेशन का रोस्टर नहीं चलता है। आपको पता है रिजर्वेशन के दो तरह के रोस्टर्स होते हैं, जिसमें एक जो है वर्टिकल रिजर्वेशन होती है जो SC ST और OBC के लिए होती है, दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है जिसमें दिव्यांग हैं और एक्स सर्विस मैन जो है उनको रखा जाता है। तो जब रेगुलर भर्तियां ही नहीं हो रही हैं तो हजारों हजारों पद जो है वो आउटसोर्स ठेका या टेम्परेरी या कैजुअल के माध्यम से रखे जा रहे हैं, तो वहां पर रिजर्वेशन का रोस्टर लागू नहीं हो रहा है। तो यानी कि दिव्यांग जो है अपने आप में जो उनको आरक्षण की सुविधा दी भी है उससे सीधे सीधे वंचित हो रहे हैं। और कौन उसके लिए जिम्मेवार है? उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेवार है ना, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी और टेम्परेरी होंगी या पार्ट टाइम होंगी या ठेके पे होंगी या आउटसोर्स होंगी या स्कीम वर्कर के रूप में होंगी, कैसे होंगी? तो उसमें जब जो है भर्तियां उस तरीके से होंगी और उसमें रिजर्वेशन का रोस्टर लागू नहीं होगा तो अपने आप में हजारों हजार दिव्यांग जो हैं वो नौकरी से, सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि अब जो है जिस तरीके से नया रोजगार का स्वरूप आ रहा है उसमें सरकारी के बजाय निजी रोजगार ज्यादा है। निजी क्षेत्र की ओर जो है सरकार आगे बढ़ रही है, प्रशासन उसकी ओर बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र में रोस्टर फिर लागू नहीं होता रिजर्वेशन का, आपको मालूम है। तो बुनियादी बात तो ये खड़ी हो गई है, ये तो चलो एक आदमी का दूसरे आदमी से विवाद हो गया कि किसी के 75% दिव्यांगता थी और दूसरे की 40% थी, तो किसको नौकरी में जाना चाहिए था, किसको नहीं जाना चाहिए था। दिव्यांग तो दिव्यांग है बेसिकली। जो भी दिव्यांग है वो आपको मालूम है किस तरीके की परेशानियों से वो गुजरता है। और सिर्फ परेशानी से नहीं गुजरता, उसके प्रति एटीट्यूड भी क्या है समाज के अंदर, सोच भी क्या है, समझ भी क्या है, किस तरीके से उसके प्रति रिएक्ट भी करते हैं लोग। तो वो भी एक अलग मानसिक एक उसके प्रति जो सोच है वो भी एक प्रश्न है। लेकिन मुख्य प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि ये एक रोजगार का प्रश्न नहीं है किन्नौर का। ये प्रश्न इस बात का है कि सरकार की नीति के कारण हजारों हजारों, हिमाचल की बात कर रहा हूं, हजारों हजारों पद जो हैं वो आउटसोर्स में चले गए हैं, ठेका प्रथा में चले गए हैं, टेम्परेरी में चले गए हैं, कैजुअल में चले गए हैं, स्कीम वर्कर के रूप में चले गए हैं, निजी क्षेत्र में चले गए हैं। और अगर मान लो वो नहीं होता, असल में रेगुलर रोजगार मिलता सरकार की ओर से, तो ये जो दो जिनका आपने मुद्दा उठाया है मल्टी टास्क वर्कर में, ये तो दोनों के दोनों कब के नौकरी में लग गए होते। तो ये तो एक का दूसरे से पोजिंग करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मूल सवाल ये है कि आज जो है किस तरीके से दिव्यांगों के हकों की रक्षा होनी चाहिए, कैसे वो आरक्षण उनका जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। वो तो तभी होगा जब जो है नियमित किस्म का रोजगार जो सरकारी क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि आरक्षण का रोस्टर तो सरकारी क्षेत्र में ही लगता है, निजी क्षेत्र में लगता नहीं है, आउटसोर्स में लगता नहीं है, ठेका में लगता नहीं है, टेम्परेरी और कैजुअल किस्म के रोजगार में, पार्ट टाइम में लगता नहीं है। तो इसलिए मूल सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि कैसे जो है हम ये चीज एंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि 40% या 75% का सवाल नहीं है। चलो वो तो आपका जो RPW एक्ट है 2016 का, उसकी जो धारा 2R है वो ये बोलती है कि कम से कम 40% चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है ना। लेकिन है तो दिव्यांग वो, और दिव्यांग के साथ क्या क्या समस्याएं हैं वो आप सबको मालूम है, किस तरीके से उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मसले पहुंचे हैं, जिस पर जो आपके दूसरे पैनलिस्ट भी हैं वो इस चीज के जो है एक्सपर्ट हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण जो है दिव्यांगों का जो आरक्षण का रोस्टर है वो भी लागू नहीं हो पा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, निजी क्षेत्र से आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR होता है, आपको स्वयं मालूम है ना कि किन्नौर में कितने सारे बिजली के प्रोजेक्ट लगे हैं निजी क्षेत्र में। क्या क्या किसी को रोजगार दिया है उन्होंने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्या अपनी निभाई है क्या? कि वो निभाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही नहीं है दिव्यांगों के प्रति। वो तो यही मान के चलते हैं कि दिव्यांग होने का मतलब ये है कि वो जो है आधा अधूरा इंसान है। ऐसा नहीं है ना,
एक अंग में अगर थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के सारे अंग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली। इंसान के तो कई अंगों से मिलकर एक इंसान बनता है। तो अगर एक काम अगर नहीं कर पा रहा है प्राकृतिक तौर पर, या बेचारा कोई हादसे का शिकार हो गया या किसी भी कारण से वो उस स्थिति में चला गया, चाहे वो देखने के रूप में वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, विजुअली नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, या जो है वो जो सुनने के रूप में जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, चलने के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, या परसेप्शन जो है उसकी सोचने समझने की क्षमता है, बौद्धिकता है उसकी, या ज्ञान संबंधी जो बातें हैं जिसको आप कॉग्निटिव बोलते हैं, अगर उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से इंसान फिट नहीं है। वो कमजोरी किसी में भी हो सकती है, किसी की अंदरूनी बीमारी भी हो सकती है, किसी को फिजिकली बाह्य रूप में भी कमजोरी हो सकती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ शुरुआती कमेंट में कि इसमें जो आज विषय आपने उठाया बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये स्थिति पैदा हुई है। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, ये स्थिति पैदा हुई है। और क्यों हुई है? ये बात एक्चुअल में उठनी थी सरकार से कि हमें नौकरी आप नहीं दे पाए, लेकिन अल्टीमेटली सरकार की जो नाकामी है, प्रशासन की जो नाकामी है, उसमें कौन आ गया आमने सामने? एक 75% जो बेचारा जो इम्पेयर्ड आदमी है वो आ गया, और दूसरी ओर जो 40% वाला, अगर मान लो वो पूरे का पूरा रोस्टर भी अगर प्रॉपर्ली लागू हो जाए, 320 पोस्ट अगर जो भरी जा रही है, एक्चुअल में भरी जा रही है नहीं भरी जा रही है वो भी देखना पड़ेगा। और वो 320 को छोड़िए, जो रोजगार जिस तरीके से ठेके में परिवर्तित किया, निजी क्षेत्र में दे दिया, कच्चा रोजगार कर दिया, टेम्परेरी कर दिया, कैजुअल कर दिया, उससे जो हजारों पोस्टें, जो हजारों पद जो मर गए इन लोगों के, वो था असल में एक्चुअली डिबेट का प्रश्न जिस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत खूब। हमारे अतिथि ने कहा कि दिव्यांग है, लेकिन जो परसेंटेज के हिसाब से 320 नौकरियां वो खत्म है। वो वर्तमान में जिस प्रकार से ठेका हो गया, आउटसोर्स हो गया, कैजुअल वर्क हो गया और टेम्पररी हो गया, इन सब से जितना भी हमारी नौकरियां मिल रही है, इसमें ये तो तय है कि अब रिजर्वेशन की कोई मान्यता नहीं रहती है। धीरे धीरे आपका आपका ST SC OBC जो भी रिजर्वेशन होगा, आपका दिव्यांग होगा और आपका एक्स सर्विसमैन होगा, ये सारी चीजें खत्म है। तकरीबन आपकी रेगुलर भर्तियां है ही नहीं। तो मेन विषय तो अतिथि महोदय ने कहा कि अगर दिव्यांगों को जो अपना 4% मिलता है और जो 320 भर्तियां के करीब है उन्होंने बताया, तो शायद दोनों बेटियां जो रक्षम गांव के, तो दोनों को नौकरियां मिलती कहीं ना कहीं। तो ये गंभीर विषय है। और गंभीर विषय इसलिए है कि हम सिर्फ वोट बैंक बने रहते हैं, हमने सिर्फ वोट देना है, नौकरियां सारी टेम्पररी होगी, नौकरियां सब आपकी जो है ठेके के अंदर होगी, नौकरियां आपकी सिर्फ पार्ट टाइम की होगी। अब आपको कहीं भी रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आप जो है आंख मूंद कर प्राइवेट नौकरियां या फिर किसी टेम्पररी नौकरी के लिए ही आप सक्षम बने। तो ये शायद इसी प्रकार का वर्तमान भविष्य रहेगा। तो चलिए, हमारा विषय है कि 40% पर महिला जो हमारी बिटिया है, दोनों ही वैसे दिव्यांग तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ अनाथ भी है, एकल नारी भी है और किसी भाई के पास आश्रित रहती है। तो इस पर जो है थोड़ा सा संज्ञान है, सिलेक्शन कमेटियों ने जो है एक इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा जो है उसको लाया गया, भाई के इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा। जबकि हमारे किन्नौर में वाजिब उल अर्ज एक कानून है जिसमें महिलाओं को जो है किसी प्रकार का जो है खेती बाड़ी से संबंधित जो है यहाँ अधिकार नहीं है, तो वो उस पर वो इनकम कैसे लागू होगा। चलिए, हमारे साथ हमारे आज के अतिथि है जो समाज सेवक, जो स्वयं सेवी भारतीय मानव अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमेश कुमार जी से तरतीब से जानेंगे कि आखिर इनकम सर्टिफिकेट के दौरान किन्नौर की जो महिला है वाजिब उल अर्ज के अंदर आती है नहीं आती है। क्योंकि उसको भाई का जो है भाई का जब उसको जमीन जायदाद से हम अलग करते हैं, तो उसको भाई का जो है प्रमाण पत्र क्या उसको जायज है? क्योंकि यहाँ पर 28-28 नंबर दोनों के थे, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट से वो मार खा गए। तो यहाँ पर जब मिलते हैं हमारे किसी से। रमेश सर, आपका स्वागत है हमारे पेज में, आपको नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, हमारे मेहरा सर को भी नमस्कार, राजेंद्र जी को नमस्कार, और सभी दर्शक किन्नौर अब तक पेज के जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद करते जी। आज एक बार फिर आपने हमें पुनः अपने पेज पर
जगह दिया, आमंत्रित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। हमारी तो मोटिव ही ये रहती है कि हम ग्राउंड लेवल तक जाकर के लोगों तक पहुंचाए। और हमारा उद्देश्य, डिस्क्लेमर में देना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को हर्ट करना नहीं है, सरकार की किसी भी पॉलिसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन उन पॉलिसियों का इंटरप्रिटेशन हम एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो करके हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और हो सके तो जो हमारे दिव्यांग के जो सचिव जी हमारे साथ बैठे स्टेट लेवल के, तो वो सरकार को भी किस तरह से रिकमेंडेशन दे सकते हैं, फ्यूचर में अपने राय दे सकते हैं, वो हम बता सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को जो ना हम मतलब उसका विरोध करें, ये मेरा नहीं रहता। पर्टिकुलरली मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, मुझे ये चीजें, मुझे राइट्स नहीं है, परंतु सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ के समझ करके लोग तक बताना हमारा ये मोरल ड्यूटी है। महोदय जी, हमारे किन्नौर में वाजिबुल अर्ज अलग से कानून आता है जिसमें महिलाओं को जमीनी जायदाद से दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ पर जो दोनों अभ्यर्थी थे, दोनों का जो मार्क्स 28 आए गए, दोनों दिव्यांग है। अब हम 40 और 75 के इसमें भी नहीं जाएंगे, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट भाई का लगा। तो ऐसे में क्या कानून बताता है, जब आपको वहाँ का हक हकूक रखा नहीं जाता महिलाओं को, तो फिर कैसे इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा उसको अन्य को नौकरी मिला? इस पर थोड़ा सा एक कानूनी पेचीदा है, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है ये ना, परंतु जितना हमें समझ उतना ही बता पाएंगे। जिस तरह सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इनकम, इनका भाई का इनकम इनको जुड़ गया। जहां तक इनकम की मैं जानकारी देता हूं आपको, जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको इनकम की जरूरत है वो देखता है कि किस परिवार के हेड में वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जिस परिवार के हेड में जुड़ा होता है उस पूरी फैमिली का इनकम उसके लिए मिलता है। यदि उसका खाता अलग है तो इनकम निश्चित तौर पर अलग से होगा। यदि कोई किसी, जैसे भाई, अभी एक बात जो आपने बोला कि अपने भाई के खाते में है, तो भाई के खाते में तो जो भाई का इनकम भी जुड़ता है। अब रही बात लैंड की, वाजिब उल अर्ज में बेशक लेडीजों के लिए जमीन का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब कोई महिला शादी नहीं करती है तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट रखती है। जैसे ही वो शादी करती है तो वो राइट उसका खत्म हो जाता है, और जब तक वो अनमेरिड है उसको पूर्ण राइट्स होता है। अगर इवन देन पापा भी उसका एक्सपायर हो जाता है तो भी जीने तक के लिए उसको जीने तक का राइट्स होता है। ये मतलब उसको जो हम बोलते हैं लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक रहता है, लेकिन उस दौरान उसको राइट ऑफ नहीं, बेच नहीं सकती है, दूसरों को गिफ्ट नहीं कर सकती, वो चीजें रहता है। बाकी उसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग करेंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी है तो निश्चित तौर पर उसको जितना जीने के लिए जरूरत है उतना देना पड़ेगा। वाजिब उल अर्ज का मतलब ये नहीं है कि उसको जमीन से आप बिल्कुल नकारा कर दोगे, उसको जीने के लिए जितना जरूरत है उतना देना पड़ता है। लेकिन तब तक जिसको बोलते हैं ताजिंदगी, ये है जी इसमें इनकम का। जी, तो सिलेक्शन कमेटी का तो शायद निर्णय सही है, क्योंकि दिव्यांग दोनों ही है और 28 नंबर दोनों को मिला गया है। और यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट जो जिसमें अपने भाई के जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया, जब तक शादी नहीं हुई तो वो उसके हक हकूक है, तो इस दौरान शायद उनको जो है ये अधिकार मिला। तो ये सत्य या क्या यही देखा गया महोदय? अच्छा, जरूर इसमें एक चीज बताते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ना नोटिफिकेशन। देखो हम सब जानते हैं, जो अभी इन्होंने राजेंद्र जी ने जिक्र किया था नोटिफिकेशन का, तो लेटेस्ट तो निकला 22 मई 2022 को। उससे पहले जो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन आया था वो निकला था 29 मार्च 2022 को। और ये जो 29 मार्च 2022 का था मल्टीटास्क वर्कर के लिए, ये 2020 में जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है एज इट इज वो जो ना इम्प्लीमेंट होता है। अब क्वेश्चन आता जी जी, जो है ये इसमें नंबरिंग है टोटल अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी है गवर्नमेंट से। आप ये डायरेक्टरेट में जो एलिमेंट्री का एलिमेंट्री डायरेक्टरेट है वहां आप जरूर राजेंद्र जी आप कंसल्ट करें और उनको करस्पॉन्डेंस जरूर करें। क्या हुआ है, हम जब इसको देखते हैं तो हम एक जगह देते हैं, उस पैरा 7 है जो 2020 का नोटिफिकेशन है, उसके पैरा 7 में एक जगह में आपको पैरा 7 का थर्ड पॉइंट, मतलब सब पैरा थर्ड, मतलब तीसरा पैरा में मिलता है। यहाँ पर है एलोकेशन टू वेरियस कैटेगरीज।
जो 8 नंबर का है ना, इस 8 नंबर को इन्होंने आगे आगे बांटा था। क्या था कि विडो ऑब्लिक ऑर्फन ऑब्लिक पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये जो जी पॉइंट जी, है ये अलग होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल अलग रहे हैं होना कि एक चाहिए। जगह एक भाई है और उसका परिवार है, बोला आप लोगों ने। एक जगह में बोला कि एक लड़की का मदर नहीं है, फादर नहीं है। जब कोई व्यक्ति का मदर नहीं होता है, फादर नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या हो गया, ए में जो थर्ड पैरा थर्ड का ए भाग में क्या हुआ, विडोज ऑब्लिक ऑर्फन्स ऑब्लिक पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यदि जी कोई जी, भी व्यक्ति, ये दो कैटेगरी में भी हो सकता है, एक व्यक्ति ऑर्फन भी हो सकता है और डिसेबल भी हो सकता है चलिए। और विडो भी हो सकती है। तो अगर ये कॉलम अलग अलग होता तो निश्चित तौर पर मार्क्स जो है अलग अलग मिलते। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी। सर। अब क्या हुआ, ऑब्लिक लग जी गया। जी। आप कोई विडो है तो भी और उसको 8 नंबर, ऑर्फन है मतलब अनाथ है तो भी 8 नंबर लग गया, और एक डिसेबल्ड है तो भी 8 नंबर मिल गया। अब देखो अगर ये अलग अलग होता तो जो रक्षम की जो आपने बोला कि उसके मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है और 75% डिसेबल है बोला आपने, तो निश्चित तौर पर उसको डबल नंबर मिलने थे यहाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं सर। है कि हम 20% अलग डिसेबल के अलग, अगेंस्ट है, अलग 70% अलग के कॉलम होते नजदीक है। हैं। हाँ जी। प्लीज, मैं जब वहां जब क्योंकि हमारा आवाज कट रहा है एक दूसरे से, जैम हो रहा है, तो ठीक है एक ही आदमी बोले तो बहुत सही रहेगा, नहीं तो जैमिंग हो रहा है, हमारी कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है। तो शायद यहाँ पर आपने राजेंद्र जी अगली बार जरूर कॉरेस्पॉन्डेंस करना सरकार ये उनसे। क्या होता है ना, देखिए आप कई बार जो आम जो जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं उनके लिए बताता हूँ। डायरेक्टरेट इज नॉट गवर्नमेंट ना, फिलहाल गवर्नमेंट के अंडर होता है डायरेक्टरेट। तो एलिमेंट्री का जो डायरेक्टरेट होता है वो किसी भी चीज को जब अपॉइंटमेंट देना है, जो जॉब निकालता है, भेजता है गवर्नमेंट को। तो जो सेक्रेटरी एजुकेशन होते हैं वो सरकार के अंग है, वो उसको नोटिफिकेशन करके उसके बाद वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आपको सुझाव क्या देना है? डायरेक्टरेट को देना है कि इन फ्यूचर जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो अलग पार्ट करे, विडो अलग करे, ऑर्फन अलग करे और डिसेबल्ड अलग करे, तो निश्चित तौर पर जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको बेनिफिट कहीं ना कहीं से होगा। दूसरी बात, एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि जब भी किसी दो कैंडिडेट का मार्क्स बराबर आएगा तो उनमें से किसको निकालना है, टॉस लगाने का मतलब एक तरीका होता है, जनरल प्रिंसिपल होता है कि जिसका एज ज्यादा होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर ये चीज भी बराबर है तो जहां तक हमारी जानकारी है, सिलेक्शन कमेटी जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है उसको प्रमोट करता है, जिसका ज्यादा परसेंटेज रहता है उसी को प्रेफर करता है। बाकी वहां पर क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वी आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो इसलिए हम उस पर कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ करके हम आम आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस ऐसा होता है। तो जी जी, बाकी तो एक जगह में और भी था दिक्कत, एक जगह और आप आना। ये जो पैरा 7 है उसका पांच छठे, अगर हम पांचवे को देखते तो वहां क्या लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, एक मिनट SC अनिकेत, ST। इसमें जोड़ो। हाँ एक मिनट सर, थोड़ा बैटरी लो था मेरे, इसका हम जोड़ रहे हैं। तो इसमें कोई जो बात नहीं। 5 नंबर पॉइंट में हमने क्या देखा, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ऑब्लिक ST ऑब्लिक OBC ऑब्लिक BPL। थोड़ा सा यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ भी जरूर राजेंद्र जी ने जरूर कॉरेस्पॉन्डेंस करना इन फ्यूचर की लेके। क्या है कि SC ST ऑब्लिक OBC, तो इसी के अंदर हॉरिजेंटल होता है रिजर्वेशन, मतलब एक ST का आदमी BPL में भी हो सकता है, SC का आदमी BPL में हो सकता है। अब यहाँ क्या हो गया, सब जमा हो गया। अब मान लो कोई व्यक्ति ST का है और उसकी इनकम जो ना 10-12 लाख रुपए साल का है, तो उसको भी 3 नंबर मिल गया। एक ST का बच्चा, उसका जो ना इनकम जो ना 35,000 रुपए है, तो उसको भी जो ना 3 नंबर मिल गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपने जरूर आने वाले समय में पत्राचार करना, ताकि, क्योंकि ऐसा होता ही है कोई भी चीज नया बनता है तो दिक्कत थोड़ा रहती है, आपने इस पे भी जरूर फोकस करना। तो यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत है। जी जी, बाकी एक चीज, अब ये तो यहाँ तक था जी। अब मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि 75 सिलेक्ट होनी चाहिए या 40% वाली। अब थोड़ा सा, अब हम जब हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहता है कि हम आम आदमी को थोड़ा नॉलेज शेयर करें, तो मैं आपको ये बताता हूँ
समाज के अंदर क्या होता है कि जो डिसेबल्ड होते हैं, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, ये अलग अलग टाइप से होते हैं। देखो, एक माँ के पेट से दिव्यांग पैदा होता है, एक जो ना पैदा होने के बाद दिव्यांग हो जाता है, एक गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले दिव्यांग होता है, एक गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद दिव्यांग होता है। तो हम सब इनको थोड़े से समझ करके लोगों को बताएंगे, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में उनके लिए क्या क्या ऑप्शन रहता है, हम ये कोशिश करेंगे बताने की। सरकार ने एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इससे पहले भी एक्ट था, वो अमेंडेड होकर के 2016 में ये नया बन गया। अब इस एक्ट में 95 अलग अलग प्रावधान किए गए, और इसका जो ना, इस एक्ट से पहले भी 1995 तक भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत इंटरप्रिटेशन हुआ कि दिव्यांगों को जॉब मिलना चाहिए। तो जो हमारे 2016 में एक्ट आया, इसमें 4% रिजर्वेशन का प्रोविजन है। अब जो 4% रिजर्वेशन होता है, तो आपको समझना, जो अभी सर ने बोला था कि रिजर्वेशन जो ना 2 प्रकार से चलता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजेंटल होता है। तो जो यहाँ पर दिव्यांग को जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये वर्टिकल नहीं दिया गया है, इनको हॉरिजेंटली दिया गया है। हॉरिजेंटली का मतलब हुआ कि यदि रिजर्वेशन देखो किस किस को जाता है, एक जनरल कैटेगरी होता है आपका, जनरल कैटेगरी तो अमूमन ओपन ही होता है सीट, एक होता है एससी, एसटी और ओबीसी, इनको सरकारी जॉब में प्रेफर किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी सरकारी जॉब की जो बात आती है, इसका जो वर्ड होता है, ये होता है बेंच मार्क डिसेबिलिटीज होती है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति 40% और उससे ऊपर डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, उनको सरकारी जॉब में रिजर्वेशन का प्रोविजन है। तो 40% जो नीचे होते हैं, वो लोग जॉब के लिए, इसलिए जॉब के लिए मतलब नहीं रखा है उनको रिजर्वेशन। दूसरी बात, जो व्यक्ति दिव्यांग होता है, उसके लिए कहीं भी कंडीशन नहीं होता है कि भाई वो केवल फाइट जो करेगा दिव्यांग कोटे से करेगा, वो चाहे तो ओपन कोटे से भी कर सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, फॉर्म भरते वक्त अगर वो किसी कैटेगरी में भरता है, जैसे एसटी कैटेगरी का आगे जा करके कहीं मिल गया जी, एक दिव्यांग के लिए मिल गया, एक पोस्ट मिल गया, और उस व्यक्ति ने उस पोस्ट में अप्लाई कर दिया, तो वो व्यक्ति की जो सिलेक्शन होनी है उसी कैटेगरी में होनी है, जनरल में नहीं जाएगा। अगर उसका नंबर, एक सरकारी जॉब में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जाते हैं, यदि उनका नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज्यादा होता है, तो उस व्यक्ति का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं होता है, लेकिन उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो एससी, एसटी और ओबीसी का है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बताता हूं, मान लो किन्नौर में पटवारी भर्ती होने है, किन्नौर के पटवारी के लिए 10 सीट आया, 10 सीट को आगे हॉरिजेंटल में बांटते हैं। हॉरिजेंटल में कैसे बांटते हैं, जैसे 3 सीट एसटी अनरिजर्व्ड, मान लो एग्जांपल बता रहा हूं, 3 सीट एसटी बीपीएल, 1 सीट एसटी एक्स सर्विसमैन और 1 सीट एसटी दिव्यांग। तो जो ये लगे ना आगे जाकर के 3 सीट अनरिजर्व्ड है, इस ये है वर्टिकल। तो 3 सीट जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, सिर्फ क्या हुआ, एसटी अनरिजर्व्ड। अगर इन बच्चों ने, जो जनरल के बच्चे हैं, उनके नंबर के बराबर या उनसे ऊपर नंबर लाया, तो उनकी सिलेक्शन कहां होती है, जनरल कैटेगरी से होती है, और यहां पर उनका सीट खाली होके पीछे वाले बच्चे आगे आ जाते हैं। तो दिव्यांग के लिए हॉरिजेंटल में ही सीट है। तो अब दूसरी बात यह है कि जब, और एक बात, जो कोई इंप्लॉइज होता है वो सरकारी जॉब में, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे इंप्लॉइजों ने जो नौकरी करते थे, उनकी 20 साल नौकरी हो गई, 25 साल हो गई, 28 साल हो गई, वो बेचारे बेड में आ गए। बेड में चाहे उनको पैरालाइज हो गया, चाहे उनके पैर काटे गए, एक पैर काटा, मैंने तो इवन 2 पैर काटा हुआ व्यक्ति भी देखा, उनसे मैं मिला हूं, उनके बिस्तर में जाकर के मैंने उनके दुख दर्द को जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उन दिव्यांग भाइयों से मैं या बहनों से अपील करता हूं कि सरकार की जो पॉलिसी है 2020 की, इस ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए, इसमें कोई भी व्यक्ति जॉब करते करते या ड्यूरिंग जॉब ऐसी अवस्था में आ जाता है कि बेड में आ जाता है, तो उसको सरकारी नौकरी से निकालने का कोई प्रोविजन नहीं है। सरकार ने क्लियर कहा अपनी नोटिफिकेशन में, ऐसे व्यक्ति को जब ऐसा सिचुएशन में आता है तो उससे वही ड्यूटी लिया जाए जो वो ड्यूटी कर सकता है, और ऐसी जगह में उसको बिठाया जाए उसके लिए जो सुटेबल है। और सरकार ने आगे कहा है कि यदि सुटेबल जॉब भी नहीं है उसके लिए,
और ऐसा जगह भी हम उसको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो सरकार ने इवन देन 2020 के नोटिफिकेशन के पैरा 10 में ये भी कहा है कि उसके लिए सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट किया जाए। सुपरन्यूमरी पोस्ट का मतलब होता है एक अलग से पोस्ट तैयार करना उस बंदे के लिए, और तब तक वो रहेगा या तो जब तक वो रिजाइन नहीं करता है अपनी इच्छा से, या फिर जब उसका रिटायरमेंट एज पूरा नहीं होता है। तो इसमें ये भी प्रावधान है। और एक चीज और बताता हूँ दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए, कि जो दिव्यांग भाइयों का जो मॉनिटर करता है वो हमारा सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश जो ना उसको नोडल एजेंसी होता है। और जो भी इसमें सीट एलोकेशन रिकॉग्निशन, मतलब जब किसी डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है तो जो जॉब सिलेक्ट करने के लिए जो बंदे मांगा जाता है उसके लिए आपका होता है जो ये क्या बोलते हैं कमीशन होता है, इनका स्टेट कमीशन डिसेबिलिटीज होता है, या एससी और माइनॉरिटी का जो कमीशन होता है, वहां से आपकी सीटें निकलती है। तो आप ऐसे जगह में अप्रोच करके अपने लिए जो भी फ्यूचर के लिए जो भी सुझाव होते हैं उनसे डिस्कस करके एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना चाहिए, ताकि आप लोग के लिए नोटिफिकेशन और भी बहुत अच्छे से धीरे धीरे सुधार होते रहे। जी और और दूसरी बात एक चीज और बताता हूँ, तो बेंचमार्क अच्छी जानकारी। तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा रमेश जी आपको, जैसे RPWD एक्ट 2016 सर, ये 1995 का था। 1995 में समान अधिकार और पूर्ण भागीदारी था, उसको संशोधित करके और अच्छा बनाने के लिए 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 रख दिया सर। तो इसमें बहुत सारे हमारे दिव्यांगों के लिए बहुत सारे अच्छी मतलब लाभकारी और बातें रखी है सरकार ने। बट वो आज के लिए मतलब वो हर डिपार्टमेंट में मतलब क्या कहते हैं कि ऑफिसों में फाइल मतलब इतनी मोटी धूल छाप गई है। जिस तरह से मैं एक बताना चाहूंगा, ये जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 सर, सेक्शन 79 के उपबंधों के अनुसार सर, एक स्टेट में क्या है, स्टेट कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए, और स्टेट कमिश्नर भी वो नियुक्ति होना चाहिए या तो वो दिव्यांग व्यक्तियों मतलब सामाजिक अधिकारिता जो विभाग है वो अधिसूचना निकालेगा सर। अधिसूचना निकालने के बाद या तो उन्हीं व्यक्तियों को मतलब क्या कहते हैं दिव्यांग व्यक्तियों को स्टेट कमिश्नर बनाया जाता है, और नेशनल राष्ट्रीय कमिश्नर की भी नियुक्ति होती है सर। पर बड़ी दुख की बात है 2017 के बाद 2017 में उमा जी एक क्या कहते हैं दिव्यांग विशेष योग्यजन आयुक्त बनी थी हिमाचल में। उसके बाद आज तक हमने भी बहुत पता किया सर, विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त की नियुक्ति हुई नहीं है। वो सामाजिक अधिकारिता न्यायालय मंत्रालय के जैसे वहां पे कार्मिक सचिव होते हैं उन्हीं के द्वारा वो किया जा रहा है। और राज्य बोर्ड की नियुक्ति होती है सर, दिव्यांग सलाहकार राज्य बोर्ड की नियुक्ति होती है धारा 66 के अनुसार सर, 2016 के अनुसार उपबंधनों में इसके फिर स्टेट क्या कहते हैं कि आपका जिला स्तर में कमेटी का चयन होता है सर। वो कुल मिला के सर जो 2016 अधिकार अधिनियम बना है सर, वो हमारे धरातल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर यदि वो धरातल में अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम दिव्यांगों को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सब ये अधिकार अधिनियम 2016 में लिखा है सर। जो भी हमारे अधिकार है हकदारी है, चाहे शिक्षा विभाग से हो, चाहे पुनर्वास से हो, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य से हुआ, चाहे आप जो भी हमारी मतलब निजी रोजमर्रा की जिंदगी होती है सर, उसमें ये सब प्रावधान है। पर दुर्भाग्य की बात है सर ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता है। सरकारें संविधान तो बना देती है, उसके बाद अधिसूचना कर लेती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंटों में इस तरह से धूल उस अधिनियम में धूल छप जाता है सर। इसी संदर्भ में हम कोशिश कर रहे हैं। 2-3 साल कोरोना काल का हुआ सर, अभी हम सब दिव्यांगों को, हिमाचल के दिव्यांगों को और पूरे भारत के दिव्यांगों के साथ जुड़ रहे हैं, कई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि अपने हिमाचल में भी हम पूरे क्या कहते हैं पूरे 12 जिलों के दिव्यांगों को इकट्ठा करके हम दोबारा से हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे, और हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, और हम एक रैली टाइप में और ज्ञापन 2016 का अधिनियम हम धरातल रूप में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे सर। हमें सर आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग बुद्धिजीवी है,
हमें आप लोग का सहयोग चाहिए सर। बाकी लड़ाई हम अपनी लड़ाई हम खुद करेंगे सर। राजेंद्र मेहरा सर, 2016 अधिनियम पर थोड़ा सा आप बताएंगे, क्यों सरकार ने जो है कानून तो बनाए लेकिन जो है इस पर जो है पहल नहीं किया जा रहा है? जी सर, इसमें पहल इसलिए नहीं किया जा रहा है, ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 सर, ये चलिए इस पर हमारा हम क्या कहते हैं। विजेंद्र मेहरा जी से जानेंगे तरतीब से। आप क्योंकि जन जन तक आवाज उठाते हैं, उसके बाद अंतिम निष्कर्ष जो है हम अधिवक्ता जो हमारे समाज से जुड़े हैं इनसे भी और जानेंगे, क्योंकि एक दो सवाल आ रहे हैं। मेहरा साहब, नियम तो बनाए गए हैं, शायद उनकी सिग्नल की दिक्कत है, तो चलिए जब तक जुड़ते हैं आपके ऊपर एक एक सवाल आया है हमारे रमेश सर, आपके लिए एक सवाल है। आप उस सवाल को पहले जाने कि आखिर जो दिव्यांग बिटिया है ये उन्हीं का है, नेगी केटी जी, इन्हीं यही है, जुड़े हैं रक्षम से जो 75% के, और जो अनाथ है बालिका, इन्होंने कहा कि सर मुझे किस प्रकार से, मुझे राय दो, मैं क्या करूं? इनके लिए कोई राय है सर आपके पास, रमेश सर? अब देखो जी, जो तो नोटिफिकेशन में है वो मैंने पढ़ के बता दिया। अब नंबर आए इक्वल इक्वल, ठीक है। अगर किसी को कुछ लगता है कि मेरा राइट्स के साथ जरूर गड़बड़ हुआ है, अगर ऐसा लगता है तो आपका दो अपॉर्चुनिटी है। आप फर्स्टली तो जो सिलेक्शन कमेटी का जो प्रोसेस था उसको आपको आरटीआई है। देखिए किन्नौर के लोगों में बहुत भ्रम है। एक बार क्या हुआ था कि किसी गांव को नाम नहीं बताऊंगा मैं, उस गांव में एक बिचारी एक लेडीज थी, उसका हस्बैंड किसी कारणवश पानी में गया था। पानी में गया था तो उस परिवार का वो जो हस्बैंड है उसका डेड बॉडी नहीं मिला। डेड बॉडी नहीं मिला तो क्या होता है, रूल के अनुसार, रेवेन्यू रूल के अनुसार, जब 7 साल अगर मिसिंग होता है बंदा तो उसका नाम कट जाता है। अब चलो जो भी सिचुएशन रहा मैं नहीं जानता, लेकिन उसका नाम नहीं कट रहा था। काफी अभी 8-10 साल हो गए मर के, मतलब पानी में जा चुका है, डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर नहीं किया। उस सिचुएशन में जब हमने उस महिला को बोला कि आप आरटीआई भरो, आरटीआई भर के पुलिस की जितनी भी प्रोसीडिंग है उन सबको लो, तो उस महिला को उस गांव के जाने माने बुद्धिजीवी वर्ग ने डराया कि तू आरटीआई से मत लेना भाई, कहीं ये पंगा मत ले, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेना कोई गलत नहीं होता है। आरटीआई से इंफॉर्मेशन मतलब आपको जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से अगर इस बहन के साथ लगता है कि मेरे साथ कुछ ज्यादती हुआ है, आप आरटीआई के तहत उस सिलेक्शन कमेटी की टोटल प्रोसीडिंग लो कि भाई जो मेरे साथ अपोजिट था कोई भी कैंडिडेट, उसके क्या क्या सर्टिफिकेट थे उसकी कॉपियां दी जाए, और जो आप लोग ने मार्क्स लगाए उसकी कॉपी दी जाए, और जो मैंने सबमिट किया था आपको मेरा एप्लीकेशन और पूरे डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करो, उसको लो। एक किसी अधिवक्ता साहब रिकोंपियो में या आपके रक्षम छितकुल में जहां भी होंगे उनसे मिलो, उनसे उसको एनालाइज कराओ कि ये सही है या गलत, किस तरह से मुझे। तो इस सिचुएशन में आप अगर तो डायरेक्ट जो कोर्ट में प्रोसीड करते हैं वो होता है ऑनेबल हाई कोर्ट में आप जो है अप्रोच करके, लेकिन आपको वो नोटिफिकेशन की कॉपी साथ लगा के ऑनेबल हाई कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। कोर्ट हो सकता है तो आपको पोस्ट भी दे सकता है, वो कोर्ट की मर्जी है। बाकी मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ जी। इस पेज के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, दिव्यांग सब बराबर है और ये सभी कह रहे हैं, लेकिन हक की बात है और परसेंटेज की बात है और नंबर की बात है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। आखिर अगर आपने अगर किसी साथ वाले के पर उनकी कोई गलती नहीं, अगर लगता है कि आपको सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कहीं लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप तुरंत जो है आरटीआई के द्वारा पूरी जानकारी लें, और आप पूरी डिटेल जिस प्रकार से हमारे आज के अतिथि महोदय ने कहा, और उसके बाद आप निर्णय लें और किसी वकील को पकड़ें, और वो उनके पास जाकर आप जाने कि आखिर में क्या इन सब में जो नंबर दिए है, इन सब सर्टिफिकेटों में जो मानदेय है, क्या वो सही हुआ? अगर सही हुआ तो वो सही है। तो ये हमारा आज के एपिसोड में, तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे आज के राजेंद्र विजेंद्र मेहरा जी। अगर जुड़ते तो हम थोड़ा उनसे और जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगता है कि उनकी सिग्नल की दिक्कत हुई है फिलहाल। तो शायद हमारी बहना को जो केटी नेगी है उनको जो है संशय खत्म हुआ होगा, और
जितने भी दिव्यांग है और जो अभी वर्तमान में लगे उनको भी संशय खत्म होगा, क्योंकि हमारा मकसद ना आपको ठेस पहुंचाना है, ना हमारा मकसद किसी औरों को नौकरी छीनना। हमारा मकसद है सरकार के अधिनियम के अनुसार क्या जो है वर्तमान में भर्तियां होती है, क्या सरकार के नियम अनुसार जो है सारी भर्तियां होती है। तो ऐसे कई सवाल थे जो हमने जानना था, तो इसके लिए हमने समाज सेवा से जुड़े हुए और जो दिव्यांग से जुड़े हुए जो आपके सचिव है और जो राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हमारे विजेंद्र महाराज जी, उनको भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। तो निष्कर्ष सभी का यही है कि अगर आपके साथ कभी भी किसी भी फील्ड में अन्याय होता हो, चाहे ये तो आपका मल्टीटास्क है, अन्य और भी पोस्ट में भी आपके साथ किसी प्रकार का लगता है कि मेरे साथ कोई गलत हुआ, तो आप आरटीआई के द्वारा और आरटीआई से पूरा फाइल लेने के बाद आप जो है कानूनी सहारा ले। तो चलिए अन्य अतिथियों से राजेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो दिव्यांग बहनों को दोनों बराबर है, क्योंकि उनमें संतुलन बना रहे, आपसी मतभेद ना रहे, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, उसके तरीके से जो है हमारा किन्नौर में किसी प्रकार का अशांति फैलाने का माहौल नहीं है, किसी की नौकरी छीनना या किसी की नौकरी खराब करना नहीं है। लेकिन जो दिव्यांग का हक हकूक है उसके द्वारा, सरकार के जो नियमों के द्वारा और जो आपके जो पॉलिसी बनती है उसके नियमों के द्वारा सबको हक मिले। तो इस पर आप दोनों सभी के लिए, दिव्यांग के लिए और उनके लिए रक्षम में जो दोनों सिलेक्शन हुए, तो उनको किस प्रकार से आप सांत्वना देंगे आप, राजेंद्र सर? जी, मैं ये दूंगा। सबसे पहले जो हमारी दिव्यांग भाई उस वो जो लगे हैं उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और जो केटी नेगी जी है उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा दुखी ना हो। जो भी हम पारदर्शिता कर सकते हैं, उनसे मैंने फोन के माध्यम से भी बात की थी। तो हमारा काम है सर पारदर्शिता लाना, जो लीगल तो महोदय जी, तो आप हमारे पेज के साथ जुड़े, तो अन्य हमारे हिमाचल के, हमारे किन्नौर के दिव्यांग भाई बहनों को कोई अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे सर? रमेश सर। हाँ, हमारे जिला किन्नौर, हिमाचल, चलो भारत, जहाँ भी हमारे इस किन्नौर अब तक पेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी दिव्यांग भाइयों से मेरा निवेदन है कि सरकार की पॉलिसियों को मतलब वेबसाइट में ऑनलाइन मिल जाता है, सारे सबको डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़े उसको, और अगर समझ नहीं आता है तो किसी जानकार लोगों से उसका जो ना मीनिंग निकाले। कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं और मतलब हमारे दिल में बहुत गिल्टी रहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। अभी हाल ही में हमारे सांगला में भी एक ऐसा केस हुआ। एक बच्चा था, देखो ना कानूनी जटिलता होता है। एक बच्चा था, उसकी जो तो ना तो माँ है ना तो बाप है, लेकिन कागज में माँ भी है, कागज में बाप भी है। अब बताओ ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? उस बच्चे के पास तो मकान भी नहीं है, उस बच्चे के पास तो जमीन भी नहीं है, उस बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है, और अभी भी वो किराए के मकान में रहता है, बड़सेरी गांव में रहता है सांगला का है। उसका ये मल्टीटास्क वर्कर में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब किसको दोष दोगे आप बताओ? ये बेटी तो चाहे जैसा भी है, मैं मान गया 70% है, 75% डिसेबल्ड है, कुछ भी हो, बाप का प्रॉपर्टी है, बिस्तर तो लगा है ना, मकान तो लगा है। मैं ऐसा नहीं, इनको नहीं बोल रहा हूं कि आप बाहर, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, दिल नहीं दुखा रहा हूं, लेकिन आपके दिल को मजबूत करने के लिए बोल रहा हूं कि एक बच्चा सांगला के अंदर ऐसा भी है ना, माँ कागज में माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। एक्चुअली ना तो उसने माँ को देखा ना बाप को देखा। हमने 7 साल का कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर के उसका जो है ना सर्टिफिकेट बनाया सांगला का। अभी तक कुछ भी नहीं है उसके पास, सारी डॉक्यूमेंट्स एसडीएम साहब के सामने लाया गया, रिक्वेस्ट जो ना हमारे उपाध्यक्ष महोदय को भी दिया गया, सारे हमारे सांगला के जो वर्कर्स है उन सबके नॉलेज में ये बात लाया गया, लेकिन उनका अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब बताओ, कानूनी प्रक्रिया है ना, तो दुख मत करना, जो आपके मुकद्दर में लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता है, आप चिंता नहीं करना। लेकिन अगर फिर भी हमारे लायक कोई सेवा है तो हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके राम भगत जी के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी आप अप्रोच कर सकते हैं। हम जितना सलाह होगा हम आपको बिल्कुल प्रॉपर सलाह देंगे, और हम आपको बिल्कुल नहीं उलझाएंगे, और जो भी सलाह देंगे हम आपको निःशुल्क देंगे, 1 रुपए भी नहीं लेंगे, उल्टा फोन भी हम आपको करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम उस बहन या भाई जो भी आपके अगेंस्ट सिलेक्ट हुई है
उस बेचारे का मन भी नहीं दुखा सकते हम, हमारे लिए वो भी उतना ही है जितने आप है। लेकिन चलो, आज नहीं तो आपको कल मिल ही जाएगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करना। लेकिन सरकार की थोड़ी पॉलिसी ऐसी रही, किसी दिव्यांग भाई ने भी इसका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने। मैं दिव्यांग नहीं हूं तो मैंने नोटिफिकेशन को कहाँ पढ़ना था? अपने राम भगत जी बैठे, इन्होंने भी कहाँ पढ़ना था? क्योंकि हम लोग उससे कंसर्न नहीं है। तो आप लोग दिव्यांग भाइयों से मेरा निवेदन है, जो भी आप लोग के वेलफेयर में निकलता है नोटिफिकेशन और सरकारी जॉब के, आप उसको अच्छे से पढ़ो। अगर 2020 का जो 22 जून 2020 का जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से जो नोटिफिकेशन हुआ है, आप उसको पढ़ना। इतना गजब का नोटिफिकेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट में आपका 40% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फिक्स है, और सिर्फ एक्सेप्ट 3-4 डिपार्टमेंट में नहीं होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता है, फायर में नहीं होता है, डिफेंस सर्विसेज में नहीं होता है, जुडिशियल सर्विसेज में नहीं होता है। तो ऐसे 3-4-5 डिपार्टमेंट है जहां पर रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां का क्राइटेरिया अलग होता है। अदर डिपार्टमेंटों में आप लोग का 4% फिक्स होता है। और रही बात है मल्टीटास्क वर्कर की, अभी तक ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था, एक तरह से पार्ट टाइम, जो मर्जी बोलो आप इसको, क्योंकि इसको रेगुलाइजेशन का पॉलिसी नहीं है। तो फिलहाल के लिए अब एज पर जो रूल लॉ है वो इस पर नहीं लगता था। तो सरकार ने जितना चाहा उस हिसाब से कर रहे थे, क्योंकि बीच में एक क्लॉज भी डाल दिया उन्होंने कि भाई ऑर्फन या डिसेबिलिटीज डाल दिया, जितना बनता था उतना किया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी लगता है कि नहीं, ये कमी है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से प्रस्ताव वगैरह बना के कॉरेस्पॉन्डेंस सरकार से करना चाहिए। आप लोग जाके डायरेक्टरेट में मिलो, आप जाके सेक्रेटरी एजुकेशन से मिलो, आप सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से मिल करके अपने लिए और अच्छे से अच्छा करवा सकते हैं। तो आप जी लोग को और उसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन हमारे दिव्यांग भाई बहनों को जो है किन्नौर के, हिमाचल के, भारत के किसी भी कोने के लिए एक बहुत बेहतरीन आपने जो है कानूनी सलाह दी। तो आप हमारे पेज से साथ जुड़े रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि जी। तो यहाँ पर नेगी किटी जी को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे आज के अतिथि महोदय ने कहा कि जो वर्तमान की मल्टीटास्क जो भर्तियां हैं, इसमें अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का सरकार ने जब वहां पर आपको निर्णय लिया 28% आपका दोनों का आ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज को ये देखा गया कि ये सरकारी नौकरी भी नहीं है, और दूसरी बात जो किसी भी जो रिजर्वेशन का फॉलो नहीं है, टेम्पररी नौकरी है। तो यहाँ पर जो इनकम का जो सर्टिफिकेट था उसके आधार पर आपको शायद लिया गया है, और क्योंकि जो मुख्य जो होता है उन्हीं का ही इनकम देखा जाता है। तो बाकी तो आप आरटीआई के द्वारा और जानकारी लीजिए, आरटीआई का पूरा डिटेल निकाले। यहाँ पर अतिथि महोदय ने कहा कि आरटीआई से जितनी जानकारी आपको मिलेगी उसके अनुसार वे सलाह दे सकते हैं। पहले आप आरटीआई निकालें और आरटीआई का पूरा फाइल निकालेंगे तो वो सलाह देंगे, लेकिन ये टेम्पररी नौकरी है, परमानेंट नहीं है। आप आगे भी कोशिश करते रहें, और भविष्य में हो सकता है कि जो 4% है आप सबको मिले। तो चलिए, यहाँ पर राजेंद्र जी मिले हैं, राजेंद्र जी को जाते जाते और जानेंगे। राजेंद्र सर, आपका तकनीकी दिक्कत आ गई, तो अंतिम में ये जानना चाहेंगे कि उन बहनों भाइयों के लिए, हिमाचल के किन्नौर के दिव्यांग के लिए, जिस प्रकार से अतिथि मोदी ने कहा कि आप जाकर नोटिफिकेशन में फेर बदलाव कीजिए, यहाँ पर जो है सभी चीजों का एक ही नंबर दिया गया है, सबको जो क्राइट करके आप उसका अलग अलग नंबर करें, अनाथ का अलग और विधवा का अलग, एकल नारी का अलग, तभी शायद जो है प्रॉपरली दिव्यांगों को जो न्याय मिलेगा। नहीं तो इस प्रकार का जो है परसेंटेज जो है किसी एक की खाते में चला जाएगा। तो इस पर थोड़ा आगे आपने ध्यान देना है। तो अंतिम आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा सर, एक हम दिव्यांग समाज में एक पारदर्शिता लाना चाहेंगे, और जो हमारे नियम अधिनियम बने हैं वो उसको हम धरातल में लागू करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे यहाँ किन्नौर में जो अभी छितकुल में जो घटना घटी है, तो मैं केटी नेगी जी से भी यही चाहूंगा, उनसे भी मैंने बात भी की थी। वैसे मैंने कोशिश की थी बीईओ मैम से, अगर वो हमें क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट अगर देते हैं तो हम आरटीआई अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनका डॉक्यूमेंट देने का मंशा नहीं था तो हमने सोचा कि चलो एक बार आज का जो एपिसोड है उसके बाद हम बात करके आरटीआई अप्लाई करेंगे, ताकि मतलब संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये इस कमी से हुआ था या ये प्रॉब्लम है, या जो भी उसमें बनता है आगे लीगली लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो हम भरपूर सहयोग देंगे। तो और मैं केटी नेगी जी से भी यही अनुरोध करूंगा, और रेखा कुमारी से भी यही अनुरोध करूंगा
आपसी में मतभेद ना बनाएं। हम सब दिव्यांग है, दिव्यांगों का दर्द सिर्फ दिव्यांग ही जान सकता है। आप बढ़िया से रहें। बाकी केटी नेगी जी आगे भी देखते हैं, आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बैकलॉग की पोस्ट निकल रही है काफी। अभी इस बार सरकार ने अभी चुनावी उसमें जैसे बिजली बोर्ड में अभी निकाल रहे हैं, और क्या कहते हैं वन विभाग में भी बैकलॉग की पोस्ट निकाल रहे हैं। जो 10-10, 15-15 साल से बैकलॉग की पोस्ट नहीं निकाली थी, अभी अब स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वो में भी हो सकता है कि आगे हमारे को 4% का आरक्षण मिल जाए। तो जितने भी यहाँ बेरोजगार दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको आगे नौकरी मिल जाएगी। बस हम एकता बना के रखें, यही मेरा संदेश है। जी धन्यवाद। हम एकता बना के रखें, यही बिल्कुल हमारा किन्नौर का जो हर समाज हर समुदाय एकता बना के रखे। नमस्कार, शुभ रात्रि। जी सर, नमस्कार। तो आज का हमारा विषय था जिस प्रकार से दिव्यांग भाई बहनों को जो परसेंटेज के हिसाब से दिक्कतें आ रही थी, तो आज हमने अतिथि महोदय के द्वारा जाना इसमें बहुत सारी और भी कमियां हैं। एकल नारी और आपका विधवा हो गया या फिर अनाथ हो गया, इन सब के नंबर एक जैसे मिल रहे। तो सारी चीजों को अलग अलग करने के लिए इन्होंने कहा कि जाकर जो है आप विभाग में जाकर एक नोटिफिकेशन आप जो है डालें। तो चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा हुई। हमारा मकसद किसी सरकारी विभाग को, किसी सरकारी कर्मचारी को या फिर सिलेक्शन कमेटियों के ऊपर आरोप नहीं था। हम ये सिर्फ जानना चाह रहे थे 40% और 100% में जो पेंशन बराबर है, आखिर 40 और 100 का जो जब नौकरी की बारी आती है तो उसमें क्यों डिफरेंट कर दिया जाता है। तो कई पहलुओं को जाना। तो बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, हमारा शनिवार का एपिसोड साप्ताहिक बुलेटिन। तब तक के लिए आप सभी का आभार। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब भी आप हमारे एपिसोड से जुड़ते हैं तो हमारा एक शेयर या फिर हमारे पेज को स्टार भी दे सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं साप्ताहिक बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।